हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का अपने हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया था। उद्देश्यों के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियों के जो प्रकार बताए गए थे, उन दोनों प्रकारों के बारे में आप सविस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। जो उसके तीन भाग बताए गए थे। उद्देश्य समयानुसार, स्थानानुसार और परिस्थितियों के अनुसार। तीनों के उदाहरण मैं समझा भी चुका हूँ। किसी विद्यार्थी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, तो किसी विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा होगा। आज हम सांख्यिकी श्रेणी में दूसरे बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। वही अध्याय हमारा 7वां चल रहा है। तो दूसरा प्रकार बताया गया था संरचनाओं के आधार पर सांख्यिकी श्रेणी के प्रकार। तो हेडिंग डाल सही विद्यार्थी, अध्याय 7वां है सांख्यिकी श्रेणियां। सांख्यिकी श्रेणियां, तो श्रेणियों को दो भागों में बताया गया था। प्रथम भाग था इसका उद्देश्य के आधार पर, जिसके तीन भाग बताए गए थे। तीनों भागों के बारे में हम आराम से अध्ययन कर चुके हैं। तीनों भागों के बारे में आज दूसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा था हमारा संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर श्रेणियों के प्रकार। संरचना के आधार पर श्रेणियों के तीन प्रकार बताए गए थे। मैंने पूरे डायग्राम के माध्यम से आपको बताया भी था। आज तीनों प्रकारों में से प्रथम प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से समझदार एक उदाहरणों के माध्यम से। तो अध्ययन करने से पहले आपसे विद्यार्थी मतलब तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट की सहायता अवश्य लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं। आज का जो बिंदु हमारा चलेगा सांख्यिकी श्रेणी के अंदर संरचना के आधार पर श्रेणियों के प्रकार। संरचना के आधार पर श्रेणियों के प्रकारों को तीन भागों में बताया गया, बांटा गया था। पूर्व में बताया भी था। प्रथम जो भाग था हमारा था व्यक्तिगत श्रेणी। इंडिविजुअल कहने का तात्पर्य व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा भाग बताया गया था हमारा खंडित श्रेणी। दूसरे भाग का नाम था हमारा खंडित श्रेणी। और जो तीसरा भाग बताया गया था, उस तीसरे भाग का नाम था अखंडित या सतत श्रेणी। ठीक है बच्चों, अखंडित या सतत श्रेणी। तो तीन प्रकार के भाग बताए गए। संरचना के आधार पर तीन प्रकार की श्रेणियां बताई गई थी, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित या कंटिन्यूटी सतत श्रेणी। तीनों श्रेणी के बारे में प्रथम श्रेणी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग सही विद्यार्थी, प्रथम श्रेणी का हमारा नाम है, तो प्रथम श्रेणी बताई गई है वह हमारी व्यक्तिगत श्रेणी। इंडिविजुअल जो कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी होती क्या है, इसमें समय जो समांक दिए होते हैं किस प्रकार से दिए होते हैं, उन्हीं बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। समांक क्या होते हैं या जो डाटा जो दिए होते हैं किस आधार पर दिए हुए होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी किसे कहा जाएगा, किस प्रकार के इसमें समांक व्यक्त किए जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। सामान्य तौर पे कहा जाए तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो समांक दिए होते हैं, जो मूल्य दिए होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, बच्चों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं, आजाद कहने का मतलब वो किसी बंदिश में, किसी वर्गों के अंतर्गत बंधे हुए नहीं होते हैं, तो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए मूल्य होते हैं। तो जो मूल्य स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए होते हैं, उस श्रेणी को व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। ये सामान्य डेफिनेशन हो गई। तो इसी परिभाषा पर लिख लेते हैं क्या कहा जाएगा है इस श्रेणी के बारे में। तो देखिए मेरे साथ साथ, इस श्रेणी में प्रत्येक पद कह सकते हैं या मूल्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक पद या जो मूल्य हमें दिया हुआ होता है, प्रत्येक पद या मूल्य स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस कहने का तात्पर्य या स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र तथा अलग अलग, डिफरेंस रूप में कहने का तात्पर्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक मद को
इसमें प्रत्येक मद या मूल्य को इसमें प्रत्येक मद या जो मूल्य दिया हुआ होगा, इसमें प्रत्येक मद या मूल्य को किसी भी वर्ग में नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। ये इस्तेमाल है, यानी व्यक्तिगत श्रेणी कहने के तात्पर्य क्या हो गया, इस श्रेणी में जो प्रत्येक पद या मूल्य जो दिए हुए होंगे तो कैसे होंगे, तो स्वतंत्र होंगे और अलग अलग होते हैं। क्या होता है, स्वतंत्र के अलग अलग नीचे लिखे होंगे। इसमें प्रत्येक मद या मूल्य को किसी वर्ग में नहीं रखा जाता है। वर्ग के तात्पर्य में आपको बताया था, जब श्रेणी के बारे में अध्ययन करने से पहले वर्ग क्या होता है, वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग श्रेणी क्या होती है, सभी मूल्यों के बारे में, स्वतंत्र मूल्य क्या होते हैं, चर मूल्य क्या होते हैं, अचर मूल्य क्या होते हैं, इसके बारे में पूर्व वाले क्लास का अध्ययन कीजिए आप। ठीक है, तो हमारे अपना बिंदु पर आता है। तो इस प्रकार से जो समंक दिए होते हैं वे हमारे क्या होता है, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर समझ सकते हैं, जैसे क्या बताया गया है, तो समझ लीजिए। जैसे हमारे पास कोई मूल्य दिए हुए हैं, जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास किसी विद्यालय के हमारे पास विद्यार्थी हैं, क्या है बच्चों, छात्रों की संख्या दी गई है, चाहे क्रमांक, यहाँ विद्यार्थी है, यहाँ क्रमांक नंबर है, क्रमांक नंबर हो गया 1 से लेकर 8 तक लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरे 8 विद्यार्थी दिए हुए हैं हमारे पास। 8 विद्यार्थियों के जो मूल्य है वो क्या है, उसको भी जान लीजिए। ये मूल्य क्या मूल्य है, इनका विद्यार्थी का वजन है, प्राप्तांक है, जो भी कुछ दिया हुआ होगा। हमारे पास उत्पादन दिया हुआ है, सॉरी प्राप्तांक दिए हुए हमारे पास। पहले नंबर का जो विद्यार्थी था उसके प्राप्तांक आए 8, 1 नंबर वाले के, इसके 17 28 30 15 6 10 34 12, चलो जो भी लिख लो, ठीक है। इस प्रकार के प्राप्तांक विद्यार्थी को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर देखो मूल्य दिए हुए हैं, प्रत्येक मूल्य अलग अलग है। एक विद्यार्थी के 8 आए, दूसरे विद्यार्थी 17 आए, 2 विद्यार्थी नहीं है यहाँ पर, यहाँ क्रमांक नंबर 2 है, यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया 2 विद्यार्थी में क्रमांक नंबर है, 2 विद्यार्थी में 1। दूसरे नंबर का जो विद्यार्थी 17 नंबर आया, तीसरा नंबर विद्यार्थी 28 नंबर आया, चौथे नंबर विद्यार्थी के 30, पांचवे के 15, छठे के 6, सातवें के 10, आठवें के 12। इस प्रकार से जो मूल्य दिए हैं, ये कौन से मूल्य कहलाते हैं बच्चों, ये हमारे व्यक्तिगत श्रेणी वाले मूल्य कहलाते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, उदाहरण नंबर 2। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है उसको भी समझ लीजिए। दूसरे उदाहरण अलग अलग प्रकार से मूल्य दिए हुए, कैसे दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास वित्तीय वर्ष दे दिया, फाइनेंशियल ईयर दे दिया, वित्तीय वर्ष लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक है बच्चों, वित्तीय वर्ष क्या है वो देख लीजिए। वित्तीय वर्ष में ईयर दिए लिखे होते हैं, जैसे हमारे पास है उदाहरण के अनुसार ईयर दिए हुए होते हैं 2005 2006 दिए हुए हैं, किताब के अनुसार बता रहा हूँ मैं। 2005 से 2006, 2006 से 2007, 2007 से 2008, 2008 से 2009, 2009 से 2010, 2010 तक के क्या दिया हुआ है, वो देखो उत्पादन दिया हुआ है हमें कि प्रत्येक वर्ष में कितना कितना उत्पादन हुआ। अब जो यहाँ पे ईयर में अंतर्गणना दी गई है, वर्ष दिए हुए हैं, मतलब काल मतलब समय की अवधि दी गई है, तो उसके बारे में बताओ क्या दिया समय अवधि में। हमने माना है हमारे पास उत्पादन जो दिया हुआ है वह टनों के अंतर्गत है, यहाँ लिख लेते हैं उसको, क्योंकि उत्पादन किस रूप में दिया हुआ है 1000 टन में। तो कहना था हमारे पास उत्पादन दे दिया हमें यहाँ पर 10,000 टन, 15,000 टन, 8,000 टन, जो भी आप पैमाना मान सकते हो, जो भी आपको इच्छा करने की इच्छा हो रही हो, ठीक है। 16,000 टन, 17,000 टन, तो इस प्रकार से हम उत्पादन। अब यहाँ पर समय की इकाई दी गई है कि 2005 से 6
6 205 6 क्या है बच्चों, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे समय की गणना की जा रही है। समय की गणना होने के कारण यहाँ पे कौन श्रेणी है बच्चों, व्यक्तिगत श्रेणी। कैसे है वो भी समझ लीजिए कैसे। देखिए उपरोक्त उदाहरण में, उपरोक्त उदाहरण में, उपरोक्त उदाहरण में प्रत्येक समय इकाई हमें जो हमें दे रखी है 2005 से 2006, 2006 से 2007, इस प्रकार समय इकाई के बारे में बात कर रहा है। प्रत्येक समय इकाई की सूचना पृथक रूप से या अलग रूप से, अलग अलग कहा गया था, प्रत्येक ईयर की अलग अलग रूप में यह दर्शाई गई है। पृथक रूप से प्रस्तुत होने के कारण, यह व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। इसलिए इसे व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है क्योंकि यह क्या है बच्चों, काल श्रेणी है। क्योंकि इसमें काल श्रेणी है। और समंग जो दिए होते हैं काल समय के अवधि की, काल का तात्पर्य समय से लिया गया है, समय की श्रेणी में समंकों को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिगत इकाई लिखी है। तो इस प्रकार का समंग दिया हुआ तो व्यक्तिगत श्रेणी, इस प्रकार के दिए हुए तो व्यक्तिगत श्रेणी। और एक तीसरा उदाहरण बताया गया है, उस उदाहरण में क्या समझाया गया है उसको समझने के लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तीसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि तीसरा उदाहरण किस प्रकार दिया हुआ होगा, तब उसे व्यक्तिगत श्रेणी या व्यक्तिगत श्रेणी के समंग कहा जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने से विद्यार्थी इसका एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं पुनः आगे वाले बिंदु के बारे में। उदाहरण नंबर थर्ड उदाहरण में क्या समझाया गया है। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर थर्ड। उदाहरण नंबर थर्ड देख लीजिए। उदाहरण थर्ड, तीसरे उदाहरण में क्या, तीसरे उदाहरण हमारे पास दिए हुए श्रमिक। अब जो श्रमिक दिए हुए हैं, श्रमिकों की संख्या नहीं है, यहाँ पर टिकट नंबर है। क्या है बच्चों, टिकट नंबर का मापन दे दिया गया, क्या है वो देख लीजिए। टिकट नंबर से जो लेबर काम करती है फर्म में, फैक्ट्री के अंदर बहुत अधिक मात्रा में लेबर की संख्या होती है, तो प्रत्येक लेबर को एक टिकट नंबर, बैच नंबर या टिकट नंबर दे दिया जाता है। 236 2 आपने सुना होगा, कैदी जो होते हैं जेल के अंदर बहुत सारे कैदी होते हैं, तो वहाँ कैदी को कैदी के नाम से नहीं पहचाना जाता, वहां पर कैदी को नंबर से, बैलेट नंबर जो होता है उससे पहचाना जाता है। ये फैक्ट उदाहरण हो गया। चलिए टिकट नंबर दिया, श्रमिक को यहाँ केवल टिकट नंबर दिया गया है, कितने नंबर का श्रमिक यहाँ पर कार्य करता है। जैसे हमने यहाँ 102 नंबर का श्रमिक बनाना है मुझे, 105 नंबर का श्रमिक दिया गया है, 108 110 इस प्रकार से 108 110 117 और 120। जहाँ बैच नंबर हो गया यहाँ पर श्रमिक का जो टिकट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ मजदूर दे रखी है कि इस नंबर के बैच के मजदूर को कितनी मजदूरी दी गई है। ये मजदूरी रुपए के अंदर दी गई है, जो हमारी भारतीय मुद्रा इसका मापन करती है। पर डे कह सकते हैं 500 रुपए, प्रतिदिन कह सकते हैं या प्रति माह, जो भी इसकी इकाई होगी। 500 रुपए, 600 रुपए, 550। प्रत्येक इकाई को समान रूप से मजदूरी नहीं प्रदान की जाती है। निजी सेक्टरों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग मजदूरी का निर्धारण होता है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग मजदूरी आ रही है। प्रत्येक मजदूर के अलग अलग मजदूरी का निर्धारण किया गया है, किस मजदूर को कितनी मजदूरी दी जा रही है। जैसे कि यहाँ बता दिया गया, बैच नंबर 102 वाले मजदूर को 500 रुपये प्रतिदिन के लिए जा रहे हैं, 105 वाले मजदूर को 600 रुपये, 108 वाले को 550 रुपये, 110 वाले को 480 रुपये, 117 वाले को 700 रुपये और 120 वाले को
720 रुपए। इस प्रकार से उन्हें मजदूर का निर्धारण दिया जा रहा है। इसमें भी लिखिए, इसके में क्या स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, ये इस उदाहरण के बारे में स्पष्टीकरण क्या दे रहा है। तो देखिए इसमें 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 भी प्रत्येक मद कह सकते हैं या मूल्य कह सकते हैं या इकाई कह सकते हैं, फीसद हो गए। इसमें भी प्रत्येक मद या मूल्य या इकाई की सूचना अलग अलग प्रस्तुत है। प्रत्येक मजदूर की अलग अलग इकाई जो सूचना इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त होनी मजदूरी की, वह अलग अलग प्रस्तुत है। अतः यह संग्रहित इकट्ठे जो किए हुए हैं, संग्रहित जो तथ्य हैं या जो मूल्य दिए हुए हैं उनके बारे में बताया गया। अतः यह संग्रहित तथ्यों का अवर्गीकृत रूप है, जिसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। जिसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। यानी इस प्रकार से अवर्गीकृत एक डेफिनेशन भी होगी सामान्यतः। अवर्गीकृत जो समंक दिए हुए होते हैं वे समंक व्यक्तिगत श्रेणी में दिए हुए होते हैं। अब ये अवर्गीकृत जो तथ्य होते हैं क्या होते हैं, ये अवर्गीकृत तथ्य केवल व्यक्तिगत श्रेणी में ही आता है, इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, अवर्गीकृत तथ्यों को वर्गीकृत करने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे हम अनुविन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अनुविन्यास। सब सुना होगा, मैं आपको हर परिभाषा में कहता आ रहा हूँ अनुविन्यास करना मतलब जमाना। जमाना होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो डेफिनेशन भी जान लीजिए। तो लिख लीजिए मूल्यों का अनुविन्यास करना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ किस प्रकार से उसका अनुविन्यास किया जाता है। ठीक है बच्चों, दिखाना है इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं आगे वाले बिंदु के बारे में, उसमें हेडिंग डाल लीजिए मूल्यों का अनुविन्यास करना। इसी बिंदु में है कि इसमें एक शब्द आया अवर्गीकृत तथ्य, तो ये तथ्य के बारे में बताया जाएगा उसमें। ठीक है, अवर्गीकृत तथ्य जो हमारे पास दिए हुए होते हैं, समंक दिए होते हैं, तो वह क्या होता है, इसमें लिख लीजिए बिंदु का मूल्यों का अनुविन्यास। तो मूल्यों का अनुविन्यास क्या होता है उसको भी जान लीजिए। तो लिखिए मेरे साथ साथ, अवर्गीकृत तथ्यों, अवर्गीकृत तथ्य। मैंने अभी आपको बताया कि अवर्गीकृत जो तथ्य होते हैं वे हमारे कौन सी श्रेणी में आते हैं बच्चों, व्यक्तिगत श्रेणी। उपनाम भी हो गया कि किस तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो अवर्गीकृत तथ्यों को आरोही का मतलब क्या हो गया बच्चों, आरोही का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। अवर्गीकृत तथ्यों को आरोही तथा अवरोही, आरोही तथा अवरोही, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। अवर्गीकृत तथ्यों को आरोही तथा अवरोही क्रम में जमाना ही अनुविन्यास
कहलाता है। तो बात समझ में आ गई बच्चों कि अनुविन्यास क्या होता है। तो इस प्रकार के जो जो तथ्य होते हैं उन्हें आरोही अवरोही क्रम में जब जमाया जाता है, लिखा जाता है, तो आरोही अवरोही क्रम में जमाना, व्यवस्थित करना ही उन्हें अनुविन्यास करना कहलाता है। तो उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं 8, 10, 4, 20, 15, 6, 19, 4, 1, 7 और 1, ये मूल्य दिए हुए हैं। अब ये मूल्य हमारे अवर्गीकृत समांक है। इन अवर्गीकृत को अवर्गीकृत तथ्यों का अनुविन्यास करो। अनुविन्यास करो। अनुविन्यास कैसे होगा वो भी देख लीजिए। हल के लिए मैंने आपको भी बताया आरोही अवरोही क्रम में, तो यहाँ लिख दिया आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में मैंने आपको बताया आरोही क्रम के अंदर जो समांक जो दिए हुए होते हैं, कैसे दिए होते हैं बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम सबसे छोटा मूल्य, सबसे पहले सबसे छोटा मूल्य कौन सा है इसमें 1, फिर क्या है बच्चों 4, फिर हमारा 6, 8, 7, 8, 10, 15, 19, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 मूल्य हो गए। तो इस प्रकार से जो मूल्य जमे हुए होंगे वो आरोही क्रम में हो गए। और अवरोही क्रम में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। कैसे होता है बच्चों? अवरोही क्रम बिल्कुल इसका उल्टा वाला मूल्य, उल्टा वाला मतलब घटते हुए क्रम में, जो सबसे बड़ा वाला मूल्य है वो सबसे आगे हो जाएगा, उससे छोटा उसके बाद में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जो भी इस प्रकार से क्रम चलता चलेगा। और इस प्रकार से जो समांक दिए हुए होंगे कौन से कहलाएंगे बच्चों? हमारे वो अनुविन्यास करना कहलाएगा। अनुविन्यास समझ में आया? तो इस प्रकार से मूल्यों का अनुविन्यास किया जाता है। समांकों को आरोही अवरोही क्रम में लिखकर उनका अनुविन्यास, उनको जमाना ही अनुविन्यास कहलाता है। ये हमारा होगा पहला बिंदु, व्यक्तिगत श्रेणी। आशा करता हूँ शायद आप सभी को समझ में आ चुकी होगी कि व्यक्तिगत श्रेणी में जो समांक जो मूल्य दिए हुए होते हैं किस प्रकार से दिए हुए होते हैं। आप भविष्य में कोई गलती होने की संभावना नहीं होगी, जहां तक मैं समझता हूँ। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। कोई समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई किसी प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मिलते हैं आगे आने वाले क्लास में दूसरे बिंदु जो हमारा था खंडित श्रेणी के बारे में। ठीक है, ले लेना इसका स्क्रीनशॉट विद्यार्थी। स्क्रीनशॉट हो गया सही बच्चों का? चलो बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक।